नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण संधि प्रकरण के अंतर्गत आज हम स्वर संधि और स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि के विषय में आपसे परिचर्चा करेंगे कि वह स्वर संधि क्या है और दीर्घ स्वर संधि क्या है। तो इस विषय को लेकर के हम आज आपके साथ प्रस्तुत हैं और समस्त विद्यार्थीगण, संस्कृत प्रेमी और संस्कृत के अनुरागी जन अथवा जो संधि प्रकरण को जानना चाह रहे हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं संस्कृताचार्यों को नमस्कार करता हूँ। स्वर संधि प्रकरण को प्रारंभ कर रहा हूँ। आचार्य महर्षि पाणिनि, महर्षि हमारे आचार्य भट्टोजी दीक्षित हैं, तो प्रणाम कर रहा हूँ। आचार्य पूज्यपाद महाराज को प्रणाम करता हूँ। आज मैं स्वर संधि प्रकरण के बारे में से चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पूर्व की कक्षा में भी हमने संधि की परिभाषा बताई थी, लेकिन पुनः आपको स्मरण न हो जाए तो मैं आपको पुनः संधि की परिभाषा से परिचित कराता हूँ। सम उपसर्ग धा धातु से की प्रत्यय के साथ शु करने पर संधि पद निष्पन्न होता है। इसका अर्थ मिलन होता है, सन्निकर्ष होता है, सामीप्य होता है। संधि को संहिता भी कहा जाता है। संधि को संस्कृत में संधानम, संश्लेषणम, योजनम, सुश्राव्यम, वर्ण मेलनम संधि ऐसा भी कहा गया। वर्णों के मेल के द्वारा जो वर्णों में विकार उत्पन्न होता है वह संधि है। वर्ण विकारो संधि, सुश्राव्यम वर्ण मेलनम विद संधि। अच्छे से सुन करके वर्णों मेल को संधि कहा गया है। जानते हैं कि संधि ये हो गई संधि की परिभाषा। अब हम जानते हैं स्वर की परिभाषा, क्योंकि स्वर संधि में प्रवेश करने के पहले हमें स्वर के बारे में ज्ञान होना। पिछली कक्षा में हमने आपको माहेश्वराणी सूत्राणी के बारे में आपको बताया था। जो 14 माहेश्वर सूत्र, इन माहेश्वर सूत्रों को आपको याद करना आ रहे हैं। उसको अगर आप याद कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे, तो निश्चित है कि आपको संधि प्रकरण अथवा व्याकरण संबंधी जो भी सूत्र है, उन सूत्र, क्योंकि उसके आधार पर ही सूत्रों का निर्माण किया गया है। और अगर आपको वह 14 माहेश्वराणी सूत्राणी याद करना चाहिए, तो आप बड़े ही सहजता के साथ आप सूत्रों को हल कर पाएंगे। आप उसको जरूर से जरूर याद करें। आदि जो है अयप्रत्यय तक के जो प्रत्याहार है, उन प्रत्याहारों को आपको अच प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, इक प्रत्याहार आदि ये आपको याद कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से सूत्रों को समझ पाएंगे। देखिए, पहला सूत्र है इसमें स्वरों के लिए अच स्वरः। ये अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार में आई ए औच, ये चातक चाकू छोड़कर के यहाँ तक के जितने भी वर्ण है वो सब स्वर है। स्वर को कहा गया है स्वयं राज्य राजन्ते इति स्वरा। जो स्वयं जो वर्ण स्वयं उच्चारित स्वर वर्ण या अच कहना, जो वर्ण स्वयं उच्चारित हो, जिन्हें किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता है, वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। इसमें अ आ, इ ई उ ऋ इ ए ऐ ओ औ, ये स्वर है। अब इसमें मात्राएं भी देखी जाती हैं कि वर्ण के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं।
जितने में वर्ण के उच्चारण में काल जितना समय लगता है उसको मात्रा की उपमा दी गई है, परिभाषित किया गया मात्रा से, मात्रा की संज्ञा दी। ह्रस्व स्वर ये एक मात्रात्मक, और दीर्घ स्वर, जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर ह्रस्व के बाद आता है दीर्घ। ठीक है, ये गलत लिख किया है, दीर्घ सुधार दें हम। दीर्घ स्वर, ठीक है। तो दीर्घ स्वर जो है इस द्विमात्रात्मक, अब द्विमात्रात्मक में कैसे होगा देखिए आपको। द्विमात्रात्मक जो स्वर है, द्विमात्रात्मक स्वर के लिए आप देखिएगा आ, ई, ऊ। अब ऊ के लिए बड़ा ऊ है, जो दीर्घ है बड़ा ऊ है। तो दीर्घ के लिए हम देखें तो दीर्घ के लिए ये वाला ऊ प्रयोग है ना, री, एक मात्रा में री लगी होती है, री हो गया, ये लिरी हो गया। तो इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर तीन मात्रा। तो यहाँ पर ये जाना कि जो स्वर है, अब हम बात करें स्वर संधि। स्वर संधि में हम देखते हैं कि अचित स्वरः, ये सूत्र हमने आपको पहले ही बताया था। अचित स्वरः, स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण के सन्निकर्ष से, सामीप्य से अथवा मेल से जो विकार उत्पन्न, उसे स्वर संधि कहें। स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण के सन्निकर्ष से, सामीप्य से उसके अथवा मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो इस कक्षा में हम ये समझ रहे हैं स्वर संधि के प्रकरण के बारे में कि स्वर संधि क्या है। अब हम देखें कि स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण, ये मुख्य ध्यान रखना कि स्वर के सामने स्वर आवे, उसका सन्निकर्ष हो, उसकी समीपता हो अथवा मेल हो, और स्वरों के सामने आने से जो स्वरों में विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा गया है। ठीक है ना, समझ में आया। अचत स्वरः, स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण के सन्निकर्ष से, सामीप्य से अथवा मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब देखें हम स्वर संधि के प्रकार के बारे में जानते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की। यहाँ देखें स्वर संधि के प्रकार कितने हैं। कह रहे हैं कि 6 प्रकार की। संस्कृत भाषा में 6 प्रकार की स्वर संधि के बारे में बात की गई है कि 6 प्रकार की स्वर संधि होती। तो इसमें हम अगर देखें, इसे अच संधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच संधि भी कहा जाता है। तो ये अच संधि है। अब इसके बाद में सवर्ण दीर्घ संधि होती है। सवर्ण दीर्घ संधि के नाम से भी इसे जाना जाता है, जैसे दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो अच संधि के जो भेद है इसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है, और साथ में इसे सवर्ण दीर्घ संधि भी कहते हैं। फिर बात आती है गुण संधि, गुण स्वर संधि की, फिर वृद्धि स्वर संधि की, फिर यण स्वर संधि की, अयादि स्वर संधि की, और पूर्व रूप स्वर संधि की, और एक और स्वर संधि संस्कृत प्रमाण में है जिसको अपन अयवायवा संधि, उसको अयादि स्वर संधि कहा जाता है। एक यणादेश संधि, कौन सी? यणादेश संधि हो गई, पर रूप संधि हो गई, और पूर्व रूप संधि।
ऐसे 7 भेद भी मान्य किए गए हैं। मुख्य रूप से हम अभी 6 स्वर संधि के 6 भेदों के बारे में जो अधिकांश प्रचलित है, तो उसमें से हम आपसे परिचर्चा कर रहे हैं कि अ, जो गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है, पूर्व रूप स्वर संधि और एक पर रूप स्वर संधि भी। तो इसमें हम 6 प्रकार के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। इसमें से आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा होगी दीर्घ संधि के विषय में। हम दीर्घ स्वर संधि के विषय में आज विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि संधि की परिभाषा में क्या है, यहाँ स्वर के सामने स्वर आएगा। एक सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घः। क्या? अकः सवर्णे दीर्घः। इस सूत्र को याद कर लें, अकः सवर्णे दीर्घः। अब देखो, इसमें हमें समझना है कि अक क्या है और सवर्ण क्या है। अकः, अकः इत्यस्य षष्ठी विभक्ति, ठीक है ना। सवर्णे समान वर्णे, समान वर्ण हो, अर्थात जब पूर्व पद में अ इ उ ऋ के पश्चात समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ होने पर दोनों के स्थान पर आ ई उ दीर्घ हो जाता है, री स्वर हो जाएगा, तो वह दीर्घ संधि कहलाती है। तो अकः सवर्णे दीर्घा। अब इसमें अच की बात आई, अचि, अच इत्यस्य सप्तमी विभक्ति। तात्पर्य यह है कि परे पूर्व पूर्वयोः स्थाने दीर्घ एकादेशः, एक ही दीर्घादेश होगा, ठीक है। तो दीर्घ संधि जो है, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः इत्यस्य षष्ठी विभक्ति, सवर्णे अर्थात समान वर्ण हो, समान स्वर वर्ण हो। अचि, अच इत्यस्य सप्तमी विभक्ति, तब आ ई ऋ के पश्चात समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ इसी समानता वाले हो और दीर्घ आदेश हो जाता है। अब हम जाने क्या समझे। अब हम मुख्य रूप से दीर्घ संधि, इस सूत्र को हम पहले समझे कि देखो, अब इस अकः में क्या कहा आएगा, इस बात को हमें जाने। अकः, अ ई उ ऋ, इसके सामने, इन वर्णों के सामने सवर्ण अ ई ऋ, ये समान वर्ण, अथवा जो दीर्घ में, तो इनका आदेश दीर्घ एकोदेशा दीर्घ, क्या कह दे रहे हैं, दीर्घ एकादेशा, इनको दीर्घ आदेश हो जाएगा। छोटा आका, मैं सामान्य भाषा में बात कर रहा हूं आपसे, तो छोटे आका बड़ा आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सामान्य ज्ञान के विद्यार्थियों की बात बता रहा हूं। छोटे आ का बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ई का बड़ा ई हो जाएगा, छोटे उ का बड़ा उ, छोटी री का बड़ी री, री का बड़ी री। अब इसको कहे ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व आ का दीर्घ आ, ह्रस्व ई का दीर्घ ई, ह्रस्व उ का दीर्घ उ, ह्रस्व री का ह्रस्व दीर्घ ऋ, और ह्रस्व री का दीर्घ ऋ। तो ये अकः सवर्णे दीर्घ। अब इसको और विशेष रूप से हम जाने, क्या जाने, कातंत्र व्याकरण जैन व्याकरण है, कुछ लोग कहते हैं बौद्ध व्याकरण है। तो कातंत्र व्याकरण में का एक सूत्र है, समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। समानः, ये कातंत्र का 24वें नंबर का सूत्र है, संज्ञा विधायक सूत्रों में। तो कहा है कि समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। इसको उसमें एक श्लोकबद्ध भी किया गया है।
अदीर्घो दीर्घताम याति, इसको ध्यान से सुने सभी लोग। अदीर्घो दीर्घताम याति, नासी दीर्घस्य दीर्घता, पूर्वं दीर्घस्वरम दृष्ट्वा परलोपो विधीयते। इसको याद कर लें, ठीक है। अदीर्घो अदीर्घो दीर्घताम याति, नास्ति दीर्घस्य दीर्घताम दीर्घता, पूर्वम दीर्घस्वरम दृष्ट्वा परलोपो विधीयते, ठीक है। सवर्ण होने पर, सवर्ण परे होने पर, परे का अर्थ बाद होने पर समान संज्ञक वर्ण दीर्घ तथा पर का लोप हो जाता है। सभी स्थानों पर ह्रस्व दीर्घ हो जाता है। स्वभावतः ह्रस्व के अभाव होने पर परलोप हो जाता है। परलोपो विधीयते, पूर्वम दीर्घ स्वरम दृष्टवा, अगर पहले भी दीर्घ दिखाई दे जा रहा है स्वर, परलोपो विधीयते, तो पर का लोप लोप हो जाता है। तो समान, समान सवर्ण हो, समान हो सवर्ण हो, उसको दीर्घ भवती, और उसके बाद जो छोटा आ है उसका लोप हो करके परस्य लोपम, बाद वाले अक्षर का, बाद वाले अक्षर का लोप हो जाता है, उसको मात्रा जुड़ जाती है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक सूत्र को हम क्रम से समझ रहे हैं। अका सवर्णे दीर्घी दीर्घ, इसको हम समझते जा रहे हैं। देखिए ये हमारे पास में इतने कहना चाहिए, ये बताया गया है। ये सूत्र देखें आप। हमने आपसे कहा था कि आ और आ, आ के बाद समान वर्ण अगर आ रहा है, समान वर्ण क्या आ रहा है, समान वर्ण देखें, आ के बाद आ के बाद जो आ रहा है, देखो सूर्य धन अस्त, आ के बाद आ, यहां सूर्य में आ है और उसके पर आ है अस्त, तो दीर्घी सवर्णे समान सवर्णे दीर्घी, अकह सवर्णे दीर्घ। अब यहां देखो, सूर्य अस्त, सूर्यास्त, क्या हो जाएगा, सूर्यास्त। फिर कहा पर धन अधीन, पर धन अधीन, पराधीन, पर धन अधीन, पराधीन। तो यहां पर आ का बड़ा आ हो। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग बताते जाइएगा हमें, ठीक है ना। कमेंट्स बॉक्स में आप जाकर के कमेंट्स करते जाइएगा, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखें कि नव अंकुरः, नव अंकुरा, तो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, नवांकुरः लिखा हुआ है, चूंकि आप बताते जाइएगा। नवांकुरः राम धन अवतारः, राम धन अवतारः, तो रामावतारः। अब देखो राम में आ की मात्रा, मा में आ की मात्रा, रामा, तो आ का लोप में परस्य लोपम, पीछे वाले आ का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामावतारः। रसधन अयनः, रसधन अयनः, क्या बन जाएगा, रसधन अयन में रसायनः, क्या बन गया, रसायनः। वेदधन अंतः, वेदांतः, वेदधन अंतः वेदांत। ये इसमें आ के बाद आ रहा है, सो क्या हो गया। अब हम देखें, आ के बाद दीर्घ, आ के बाद का, ये समझ रहे हैं हम, वो तो अभी हमने क्या समझा था, अभी हमने क्या समझा था कि ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व आ था, अब दीर्घ आ के बाद आ आएगा, तो उसका भी क्या होगा,
उसके लिए भी क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, आ दीर्घ, ठीक है, दीर्घ हो जाएगा। अब आप देखें कि यहां पर महाधन आत्मा क्या था, महाधन आत्मा। तो महाधन आत्मा में क्या हुआ, महा में भी आ था, उसके पर भी आत्मा में आ है, तो परस्य लोपः। तो यहाँ कह रहे हैं महात्मा, क्या हो गया, महात्मा। तो ये महात्मा शब्द यहाँ बन गया। ऐसे ही देखिएगा, वार्ता धन आलापः क्या बन जाएगा, वार्तालापः, क्या बन गया, वार्तालापः। फिर विद्याधन आनंदः, विद्यानंदः क्या बनेगा, विद्याधन आनंदः, विद्यानंदः। फिर तो इसमें विद्या में भी बड़ा आ है अर्थात दीर्घ आ है, उसके बाद आनंद में भी क्या है, दीर्घ आ है। यहाँ क्या बन जाएगा, विद्यानंद। ऐसी दयाधन आनंद, दयानंद। श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धानंद क्या हो जाएगा, श्रद्धानंद। विद्याधन आलय, विद्या धन आलय, विद्यालय। चिकित्सा धन आलय, चिकित्सालय। तो आ के बाद दीर्घ आ के बाद दीर्घ आ, तो उसको भी दीर्घ आदेश होगा। एकादेशा दीर्घा, दीर्घा एको देश, एकादेश, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगर अगले प्रयोग को देखें, तो अब देखिएगा इस प्रयोग को देखिएगा, ठीक है। यहाँ ह्रस्व ई के बाद ह्रस्व ई का प्रयोग हमें ह्रस्व ई के बाद ह्रस्व ई, तो ये दीर्घ ई कौन सा सूत्र हो गया, अकः सवर्णे दीर्घ। तो अ ई है ना, उन्हीं स्वरों को वचस्वर, ये सूत्र भी घर में लगाते जाइएगा, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। ई के बाद ह्रस्व ई के बाद ह्रस्व ई, तो क्या होगा, दीर्घ एकोदेश, एकादेश, एक आदेश हुआ, तो दीर्घ ई हो जाए। यहाँ देखें, अभी धन इष्ट, अब अभी यहाँ ई है और फिर यहाँ ई है, तो ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो गई। तो अभीष्ट क्या बनेगा, अभीष्ट। दूसरा प्रयोग देखें इसी में, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र, कवींद्र, ई प्लस ई इक्वल टू दीर्घ ई, बड़ी ई, ठीक है ना। कवि धन इंद्र, कवींद्र, मुनि धन इंद्र, मुनि धन इंद्र, अर्थात मुनीन्द्र, ठीक है, मुनीन्द्र। ई ई, ये उच्चारण ध्यान से रखना, ई ई, ये तालप है, ई इचु यसानाम तालु, ई ई ई ई ई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ पर देखें, कवि धन इंद्र, कवि इंद्र, मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र, कवि धन इच्छा। अब यहाँ देखिएगा,
छोटी ई का बड़ी ई गई है। कवीक्षा, क्या हो गई? कवीक्षा। अतिधन एव, अतिधन एव, अतीव, क्या हो गया? अतिधन एव, अतीव। अतिधन इंद्रियम, अतिधन इंद्रियम। इस प्रयोग को आप समझें कि अतिधन इंद्रियम जैसे अतीब है, अतिधन इंद्रियम अर्थात क्या हो गया? अतीन्द्रियम, क्या हो गया? अतीन्द्रियम। अब इसको अपि धन इच्छसी देखें तो क्या हो जाएगा? अपि छदीशम, ठीक है। इसके बाद हम देखें कपिधन इंद्र, कपिधन इंद्र, कपींद्र, रविधन इंद्र, रवींद्र। अतिधन इंद्रियम, अतीन्द्रियम। इतिधन यह, इतिधन यह, इति हम। इसी प्रकार से हम देखें भवामी धन इति, क्या हो जाएगा? भवामी धन इति। तो भवामीति, भवामीति। निर्वपामी ति, जैसे निर्वपामी ति बनता है ना, निर्वप धन इति, निर्वपम, निर्वपामीति, निर्वपामी धन इति, तो निर्वपामीति बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये इकार वाले प्रयोग हैं, और इन इकार वाले प्रयोगों को इकार, फिर इकार, अभी इकार का इकार हो जाता है, अब इकार प्रयोग, इकार इ, ठीक है ना, ह्रस्व का। अब हम समझेंगे दीर्घ, दीर्घ का दीर्घ, दीर्घ का दीर्घ तो होना ही है, नियम है ये स्वर संधि का। अब देखें यहां पर, यहां हम और समझ लें, और भी प्रयोग हमारे पास में है। तो यहाँ ई, अब यहाँ ई, अब यहाँ ईकार है, क्या है? मुनिधन ईश्वर, क्या? मुनिधन ईश्वर, क्या? मुनिधन ईश्वर, तो क्या हो गया? मुनीश्वर, मुनिधन ईश्वर, तो क्या है? मुनीश्वर। यहां पर ई के बाद बड़ी ई आ रही है, ह्रस्व के बाद बड़ी ई, जिसको दीर्घ ई कहते हैं। तो मुनि धन ईश्वर, मुनीश्वर। अधिधन ईश्वर, अधीश्वर, क्या बन गया? अधीश्वर। क्षितिधन ईसा, क्षितीसह, क्या बन गया? क्षितीसह। गिरिधन ईसा, क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, गिरीसह। परिधन इच्छा, परीक्षा शब्द जो है कैसे बनता है? परीक्षा, परिधन, यहाँ परि है, छोटा ही है, पर उसके बाद इच्छा, परीक्षा। प्रतिधन इच्छा, प्रतीक्षा। नदीधन ईसा, क्या बनेगा? बताएगा कोई? हाँ बताएं। नदी धन ईसा, क्या बनेगा? नदीसह। अच्छा, मैं एक और वाक्य देता हूं आपको, बताइएगा। गौरी धन इंद्र, गौरी धन इंद्र, क्या बनेगा? बताइए। अच्छा, गौरीन्द्र, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये नदी धन ईसा का प्रयोग हमने जाना। अब इसके बाद अब हम देखें प्रयोग। अब यहां दीर्घ ई है, क्या है? दीर्घ ई के बाद फिर दीर्घ ई या लघु ई, तो क्या प्रयोग होगा? नारी धन इंद्र, या
नारी धन इंद्र, नारीन्द्र, महीधन इंद्र, महीन्द्र, सचीधन इंद्रा, सचीन्द्र, सतीधन इच्छा, सतीक्षा। यहाँ छोटी ई है, ठीक है। तो फिर भगवती, भगवती में क्या है, दीर्घ, और दीर्घ ई में फिर यहाँ ह्रस्व ई जुड़ गया, तो भगवती इच्छा। फिर पार्वती धन इच्छा, पार्वती धन इच्छा, क्या बनेगा, पार्वती इच्छा। तो ये प्रयोग हम सब प्रकार से समझ रहे हैं, इसलिए आपको विशेष प्रकार से ये सारे प्रयोग समझा रहा हूं, ताकि आपका मन लगा रहे। अब देखिएगा, यहां हम जो समझ रहे हैं, ठीक है, इस बात को हमें समझना। यहां क्या समझना है आपको, ये बात देखिए, मही धन, देखो मही में ईकार है और ईस में भी ईकार है, क्या है, मही ई, ईस, क्या है, तो क्या बनेगा, दोनों ह्रस्व है, दोनों दीर्घ है, दीर्घ में भी वही नियम रहेगा, दीर्घ का दीर्घ ही होगा, क्या बनेगा, महीसह। अब रजनी धन ईसह, क्या बनेगा, रजनीसह, क्या बनेगा, रजनीसह। महीधन ईसह, महीसा, रजनी धन ईसह, रजनीसह, महीधन ईश्वरा, महीश्वरा। अब एक और प्रयोग दूं, गौरी धन इंद्र, गौरी धन ईसा, गौरीसा, क्या बनेगा, गौरीसा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मी धन ईसा, लक्ष्मी धन ईसा, क्या बनेगा, कोई बताएगा। यहां हम लिख देते हैं, जैसे यहां मही धन ईसा लिखा था, यहां हम लिखते हैं लक्ष्मी, क्या लिखें, लक्ष्मी, क्या बनेगा भैया, बताएगा, हाँ बताइए, हाँ टाइप कर दीजिएगा आप मैसेज बॉक्स में, बिल्कुल सही, क्या बनेगा, बहुत बढ़िया, क्या बनेगा, लक्ष्मी सा, क्या बनेगा, लक्ष्मी सा, लक्ष्मी के ईश, कि वहां मैंने षष्ठी बताई थी और सप्तमी बताई थी, अची में सप्तमी और अक में षष्ठी, लक्ष्मी के महीश्वर, मही के ईश्वर, रजनी के ईश, चंद्रमा, मही धन ईश, महीश्वर, ठीक है, महीश। तो ये जो बताया गया है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कार्य करना है। अब देखिए, अभी और भी प्रयोग बचे हैं हमारे, और हमारा समय भी समाप्त होने को होता है, अच्छा था। अब देखिए यहाँ ऊ, ये बात हमें समझना, क्या समझना है, उकार का, यहाँ ह्रस्व ऊ को आप समझिए, ह्रस्व ऊ, ठीक है, ह्रस्व ऊ को आपको समझना है। ह्रस्व के बाद ह्रस्व ऊ आ रहा है, तो दीर्घ ऊ हो जाएगा, भानु उदय, भानु में क्या है, ह्रस्व ऊ, और उदया में उदय ऊ, छोटा ऊ, ह्रस्व, तो भानुदय, क्या बन गया, भानुदय। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति,
तो यहाँ सु में छोटा ऊ है, ह्रस्व ऊ है, और उक्ति का ऊ जो है वो भी ह्रस्व है। यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ आदेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सूक्ति। क्या बन गया, सूक्ति। अब इसको ऐसे साधु धन उक्ति हम कहें, क्या बन जाएगा, ये बताएगा। साधु धन उक्ति बोलेंगे तो इसका बनाइए, बहुत बढ़िया, साधुक्ति। क्या बन जाएगा, साधुक्ति। ठीक है। और अब जैसे अ, गुरु धन उपदेशा, गुरु उपदेशा, देखो गुरु में छोटा ऊ लगा है और उपदेशा में छोटा ऊ है, अर्थात ह्रस्व ह्रस्व बराबर दीर्घ। गुरुपदेशा, 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 उ ऊ, गुरु गुरु, गुरु गुरु, गुरुपदेशः। ठीक है, गुरुपदेशः। लघुधन उत्तरा, लघुत्तरः। कटुधन उक्ति, कटुक्ति। तो इस प्रकार से ये छोटे का प्रयोग हुआ, और छोटे ऊ के प्रयोग में इसको मेरा सूत्र कहते हैं। अब ऊ के बाद ऊ आवे, क्या आवे, बड़ा ऊ। जैसे सिंधु धन ऊर्मी, सिंधूर्मी। लघु धन ऊर्मी, लघूर्मी। बहुधन उन्नति, क्या आ गया, बहुधन उन्नति। तो यहाँ पर जो प्रयोग बनेंगे, वधूधन उक्ति, वधूक्ति, वधूधन उपहारा। तो ऐसे शब्द, लघुधन ऊर्मी, लघूर्मी हो गया, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, लघूर्मी। यहाँ देखिए एक छोटा ऊ सो गया है, सुधार लें इसको हम। यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूर्वी। तो ये इस तरीके से प्रयोग बन जाएगा। अब हम अगला देखते हैं प्रयोग। दीर्घ ऊ के बाद लघु ऊ आवे। तो दीर्घ ऊ है के बाद बहुन्नति, वधु धन उत्सवा, वधूत्सवा। क्या हो गया, वधूत्सवा। ठीक है, वधूत्सवा। भूधन उद्धार, क्या हो गया, भूधन उद्धार। तो क्या बन जाएगा, धन उद्धारा, भूतधारा। चाधन उदधि, चाधन उदधि। चमू, ठीक है, चमूदधि। ठीक है, चमू होना चाहिए, ठीक है, चमूदधि। तो जहां हम देखें, चमूदधि, ये बात बन जाएगा। अब अगला प्रयोग हम देखते हैं। अब दूसरा हो गया, अब बचा ऋरी। क्या बचा, ऋरी। तो ऋरी के प्रयोगों को हमें समझना है, प्रकार के प्रयोग को। कातंत्र व्याकरण का एक सूत्र है, उस सूत्र को हमें स्मरण कर लें। रीति ऋतो, रीति ऋतोर लोपा, रीति ऋतोर लोपोवा, रीति ऋतोर लोपोवा, रीति ऋतोर लोपोवा। कातंत्र का 26वां। ऋकार होने पर ऋकार का योग कल्प से होता है। तो पितृ स्मृति है, फिर ऋण, यहाँ ऋकार का लोप हो गया तो पितृण हो गया। मातृ, तो यहाँ ऋकार का, और ऋण मातृण, इस सूत्र से ऋति ऋतोर लोपा। होत्री ऋकारा, होत्री ऋकारा। अब ऐसे ही देखें, भ्रातृ, भ्रातृ ऋषभः। तो इसका क्या बन जाएगा, भ्रातृष्वः। मातृधि, मातृ, मातृ धन रिधि, मातृधि। अब क्षीण। तो इस प्रकार से ये विकार का प्रयोग भी
बन जाएगा। अब हम देखते हैं तो ये इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग जाना, री 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 का प्रयोग समझा, ऊ का प्रयोग समझा, दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ का प्रयोग जाना, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का प्रयोग जाना, ह्रस्व ह्रस्व का प्रयोग जाना, दीर्घ ई के प्रयोग को जाना, दीर्घ ई और ह्रस्व ई के प्रयोग को जाना, ह्रस्व ई और दीर्घ ई के प्रयोग को जाना, ह्रस्व ई के प्रयोग को समझा हमने। आ ह्रस्व दीर्घ आ दीर्घ आ का प्रयोग हमने समझा, और आ ह्रस्व और दीर्घ का प्रयोग समझा। इस प्रकार से हमने सूत्र भी जाना, समानः सवर्णे दीर्घी भवति परस्य रूपम, इस कातंत्र के सूत्र को भी हमने जाना। अतः सवर्णे दीर्घा, इस सूत्र को जाना। दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घा, अक इत्यस्य षष्ठी विभक्ति, सवर्णे समान वर्णे, अचा इत्यस्य सप्तमी विभक्ति। और स्वर संधि के प्रकार, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृत्ति स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, स्वर संधि, ये स्वर संधि के भेद थे। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि की परिभाषा हमने जानी। तो इस प्रकार से हमने स्वर संधि के प्रकरण को बहुत अच्छे से जाना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये विषय वस्तु समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो आप लोग अपने मित्रों, इष्ट मित्रों, संस्कृत प्रेमियों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश, पुनः आपके सामने अगली संधि प्रकरण को लेकर के मैं गुण स्वर संधि को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।